जय हिंद मेरे विद्यार्थियों, मैं संजीत वर्मा एसएल वर्मा ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज मेरा 7वां वीडियो है, पार्ट नंबर 7, क्लास 12 की केमिस्ट्री पार्ट नंबर 7। और टॉपिक जो हमने बताया था कि परासरण दाब, अणुसंघ गुणधर्म को हमने पढ़ाया था पार्ट नंबर 5 में। और अणुसंघ गुणधर्म के हमने 4 प्रॉपर्टी बताई थी: परासरण दाब, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन और हिमांक का अवनमन। 4 प्रॉपर्टी हमने बताई थी। तो इसके पार्ट नंबर 6 में हमने बताया था परासरण और अर्धपारगम झिल्ली, और पार्ट नंबर 7 में हम परासरण दाब बताएंगे। तो आप लोग बढ़िया से इस फिगर को देखिए। थोड़ा सा फिगर में आपको एक पात्र दिख रहा होगा, कंटेनर, उसमें कुछ पिस्टन लगा हुआ है और फ्लो इंडिकेटर लगा हुआ है। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे कि एक जो कंटेनर, जो पात्र है, उसको एक बीच में एक झिल्ली लगी हुई है जिसे अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं। ये दोनों पार्ट को डिवाइड कर रही है। तो डिवाइड करने का मतलब, ये जो पार्ट है इसमें विलायक भरा हुआ है, और ये वाला जो पार्ट है इसमें आप देख रहे हैं कि विलयन है। विलयन का मतलब इसमें विलेय के भी अणु है और विलायक के भी अणु है। दोनों प्रकार के मॉलिक्यूल है इसमें, विलायक के भी और विलेय के। तो विलेय और विलायक के अणु मिलकर विलयन बना लिए। ये विलयन इस साइड है और इस साइड सिर्फ विलायक है, और बीच में अर्धपारगम झिल्ली लगी हुई है। यहाँ पर पिस्टन, पिस्टन का मतलब जो इसमें दाब जो डाला जाता है, पिस्टन का मतलब भी होता है। तो आप यहाँ फ्लो इंडिकेटर, इंडिकेटर मतलब वहां पर दिखेगा कि यहाँ पर कुछ परिवर्तन हो रहा है, इसलिए वहां पर फ्लो इंडिकेटर बहाव देखा जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने बताया था कि जो अर्धपारगम झिल्ली होती है उसकी जो क्वालिटी होती है, उसमें विलायक के अणु जो होते हैं अपने आप यहाँ से यहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन विलेय के अणु इस साइड से इस साइड नहीं जा पाएंगे। विलायक के अणु दोनों साइड जा सकते हैं, सिर्फ विलायक के अणु, विलेय के अणु नहीं। अगर चले जाएंगे फिर वो अर्धपारगम झिल्ली नहीं होगी, कई बार हम बता चुके हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस विलायक से विलयन की ओर अगर प्रवाह होगा तो वह परासरण कहलाएगा। ध्यान से समझिएगा, इसके पहले वाले वीडियो में परासरण पढ़ा चुके हैं। परासरण की क्वालिटी क्या थी? शुद्ध विलायक से विलयन की ओर स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता था। तो बस यही है परासरण दाब। परासरण की क्रिया को रोकने के लिए पिस्टन पर लगाया गया वाह्य दाब परासरण दाब कहलाता है। सिंपल सी डेफिनेशन है। परासरण की क्रिया को, जो इसके पहले हमने फिगर बनाया था, शायद उसी फिगर को हमने थोड़ा सा अलग बना दिया, बस बाकी सब कुछ वही है। उसमें भी एक में विलायक भरा हुआ था, एक में विलयन था। तो परासरण की क्रिया हो रही थी, परासरण। तो उसी परासरण की क्रिया को रोकने के लिए पिस्टन पर एक दाब लगाया जाता है जिसे परासरण दाब कहते हैं। बस ये इसकी डेफिनेशन है कि अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक किए गए विलायक से विलयन की ओर परासरण की क्रिया को रोकने के लिए पिस्टन पर लगाया गया वाह्य दाब परासरण दाब कहलाता है। आप लोग यहाँ पर देखें, अगर थोड़ा सा आ जाएगा तो ज्यादा बेटर है। इसको इरेज करना पड़ेगा क्योंकि वो थोड़ा सा छोटा है। एक बार फिर से आप लोग डिफिनेशन देख लीजिए कि हमने बताया ये विलायक हो गया और ये विलयन हो गया। तो विलायक के अणु इस साइड आएंगे, तो अगर आते हैं तो परासरण होता है, और इसी परासरण की क्रिया को जब यहाँ पर एक दाब, पिस्टन पर दाब लगा देंगे तो यह इस साइड के मॉलिक्यूल इस साइड नहीं आ पाएंगे। तो वही जो वाह्य दाब लगाया जाएगा वही परासरण दाब है। परासरण की क्रिया को रोकने के लिए पिस्टन पर लगाया गया वाह्य दाब परासरण दाब कहलाता है। इसको थोड़ा सा इरेज कर दे रहे हैं, यहाँ पर डेफिनेशन हमें लिखना है। अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक किए विलायक से विलयन
विलायक से विलयन की ओर परासरण को रोकने के लिए लगाया गया वाह्य दाब परासरण दाब कहलाता है। या इसकी आप एकदम सिंपल सी डिफिनेशन लिख सकते हैं कि परासरण की क्रिया को रोकने के लिए, ध्यान देना, अगर आपको ये परिभाषा थोड़ी सी लंबी दिख रही हो तो आप इसको छोटी सी भी लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा। परासरण की क्रिया को रोकने के लिए पिस्टन पर लगाया गया वाह्य दाब परासरण दाब कहलाएगा। सिंपल सी डिफिनेशन आप लिख सकते हो। ये 4 लाइन की, शायद वो 1 या 2 लाइन की होगी। परासरण की क्रिया को रोकने के लिए पिस्टन पर लगाया गया वाह्य दाब परासरण दाब कहलाता है। परासरण दाब सिर्फ एक दाब, अगर परासरण की क्रिया हो रही हो उस पर हम दाब लगा दें कि यह क्रिया रुक जाए, वही परासरण दाब है। सिंपल सी डिफरेंस। चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा। फिगर आप लोग बढ़िया से बना लेना। अपने टॉपिक चलते हैं, परासरण दाब के नियम। परासरण दाब के नियम। लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब के नियम। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि परासरण दाब जो होता है एक प्रकार का वाह्य दाब होता है, हमने बताया था। तो परासरण दाब का जो नियम दिया था एक वैज्ञानिक थे वांट हॉफ, एक वैज्ञानिक थे, एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही इस नियम को बताया था। तो वांट हॉफ ने बताया, वांट हॉफ ने तनु विलयनों के लिए एक नियम बताया जिसे परासरण दाब का नियम कहते हैं। आप लिख सकते हो। वांट हॉफ ने तनु विलयनों के लिए एक नियम दिया जिसे परासरण दाब का नियम कहते हैं। अब परासरण दाब ने नियम क्या है? परासरण जो वांट हॉफ वैज्ञानिक थे, वांट हॉफ ने बताया कि जो परासरण दाब की क्रिया जो होती है उसमें जो तनु विलयन होता है, तनु विलयन के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो गैसीय मॉलिक्यूल के लगभग समान होते हैं। उन्होंने उसमें समानता बताई थी कि कोई तनु विलयन हो और तनु विलयन का मॉलिक्यूल जो होगा गैस के मॉलिक्यूल के लगभग समान व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। बस वही नियम उन्होंने बताया है। अब जैसे आप लोग पढ़े होंगे हाई स्कूल में 11th में कि बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम और आदर्श गैस समीकरण, बस वही सेम है। बॉयल के नियम में वांट हॉफ बॉयल नियम हो जाएगा, चार्ल्स के नियम में ऐड कर दिए हैं चार्ल्स का वांट हॉफ नियम। कुछ नहीं करना, बस वही 11th का टॉपिक है, उसी में वांट हॉफ को ऐड कर देना है बस, और कोई चेंजिंग नहीं हुई है। तो आप लिख सकते हैं कि वांट हॉफ ने परासरण दाब
के लिए एक नियम दिया जिसे परासरण दाब का नियम कहते हैं। वांट हाफ ने परासरण दाब के तनु विलयनों पर एक नियम दिया जिसे परासरण दाब का नियम कहते हैं। ठीक है। और इन्होंने बताया था कि तनु विलयनों के वांट हाफ ने बताया कि तनु विलयनों के इन्होंने ऐसा लिखते हैं यहाँ पर, इन्होंने तनु विलयनों के गुणों को गैसी नियमों के गुणों से समान बताया। तनु विलयनों के गुणों को गैसी नियम के गुणों के समान बताया। कहने का मतलब ये है, इन्होंने बताया कि जो तनु विलयन वैद्युत अपघट्ट होना चाहिए, वैद्युत अपघट्ट नहीं, वैद्युत अपघट्ट का मतलब आयनित नहीं होना चाहिए, अनायनित होना चाहिए। तो उन्होंने बताया था कि तनु विलयन के जो गुण होते हैं वो गैसीय नियम के जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं उनकी तरह व्यवहार करते हैं। बस यही गैसीय नियम के गुणों का मतलब गैस के जो मॉलिक्यूल जो व्यवहार करते हैं वही तनु विलयन के मॉलिक्यूल व्यवहार करते हैं। उसको उन्होंने बताया कि समान व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। जब समान व्यवहार प्रदर्शित करते हैं इसका मतलब ये हुआ कि जो गैस का नियम होगा वह विलयन का भी नियम प्रदर्शित करना चाहिए। गैस के जो नियम होते हैं, गैस के नियम कौन है? चार्ल्स का नियम, बॉयल का नियम, आदर्श गैस समीकरण, ये सब है। तो इसी तरह विलयन में भी होना चाहिए। विलयन का बॉयल का नियम होना चाहिए, विलयन का चार्ल्स का नियम होना चाहिए, विलयन का आदर्श गैस समीकरण होना चाहिए। क्योंकि जब गैस के गुण जो होते हैं विलयन के तन विलयन के गुणों के समान हैं, तो जो गैस के नियम होते हैं वो विलयन के नियम भी होने चाहिए। तो जो निम्नलिखित हैं आप लोग बढ़िया से इसको लिख लीजिए। आगे लिखते हैं, जो निम्नलिखित हैं, जो निम्नलिखित हैं। अब है कौन? पहला देखते हैं हम वायल वांट हाफ का नियम। पहले नियम देखते हैं, वायल वांट हाफ का नियम। वायल वांट हाफ का नियम हमने बताया था, जो वायल का नियम होता है उसमें सिर्फ हम वांट हाफ ऐड कर देते हैं बस। वायल वांट हाफ का नियम। चार्ल्स का नियम होगा, चार्ल्स वांट हाफ नियम ऐड कर देंगे और कुछ नहीं करना है, बाकी नियम वही है कि जो हम लोग जानते हैं कि जैसे जो वायल का नियम होता है, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं वायल और चार्ल्स में, तो हम बताते हैं वायल मीन्स होता है, अगर देखा जाए तो गर्म करना। तो गर्म करते हैं तो उसमें टेम्परेचर चाहिए, और टेम्परेचर चाहिए। इस नियम में क्या होता है, टेम्परेचर नहीं दिया जाता, टेम्परेचर हमेशा स्थिर होता है। क्योंकि कुछ लोग इसको कंफ्यूज हो जाते हैं, वायल और चार्ल्स के नियम में क्या स्थिर रखा जाता है। अब स्थिर रखा जाए
कि ताप स्थिर रखा जाए। बॉयल, ध्यान से देखना, बॉयल, बॉयल मीन्स होता है उबालना, उबालना है ताप चाहिए, लेकिन यहाँ पर ताप नहीं देना है। बॉयल है तो उबलेगा नहीं, ताप नहीं दिया जाएगा। ताप नहीं देने का मतलब ताप को स्थिर रखा जाएगा। तो सिंपल सी डिफिनीशन है, स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब, स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब किसी विलयन का परासरण दाब, स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आप जानते हैं, हम यहाँ पर देखिए स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब, परासरण दाब कौन P किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, आयतन, आयतन V होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब 1/V, ये व्युत्क्रम होता है। अगर V होता तो व्युत्क्रमानुपाती ना होकर अनुक्रमानुपाती होता, अनुक्रमानुपाती होता है V जो, बस इतना सा करना। ये हो गया वायर वॉन हॉफ का नियम। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर थोड़ा सा और भी देखें तो ये 1/V जो होता है, या आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको कि 1/V जो होता है ये एकांक आयतन में, अगर हम ये मोलों की संख्या को 1 मान लें और आयतन को V मान लें, तो एकांक आयतन में उपस्थित मोलों की संख्या उसकी सांद्रता कहलाती है। सांद्रता मीन्स होता है C, तो इसे हम P प्रोपोर्शनल टू C भी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि 1/V बराबर C होता है। C है कंसंट्रेशन, सांद्रता, और एकांक आयतन में विलीन या 1 लीटर विलयन में विलीन मोलों की संख्या या n का मान अगर 1 मान लें तब ये क्या हो जाएगा, 1/V बराबर C, सांद्रता। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। या आप लोग कहीं यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि आयतन V यहाँ भी हो सकता है, B प्रोपोर्शनल टू 1/V, दोनों आपस में व्युत्क्रमानुपाती है, ये V यहाँ भी हो सकता है, P यहाँ भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पर फिर चलते हैं, वन था वायल जो था, वायल को हम यहाँ का दूसरा जो नियम है इनका, वायल ना होकर वो है चार्ल्स वान हॉफ का नियम, चार्ल्स वान हॉफ का नियम। तो आप लोग जानते हैं कि चार्ल्स में क्या था, चार्ल्स का जो नियम था उसमें दाब को स्थिर रखा गया था, लेकिन यहाँ पर दाब को स्थिर नहीं रखा जाएगा, क्योंकि अगर स्थिर रख देंगे तो परासरण दाब कहाँ कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। तो कहने का मतलब ये है, चार्ल्स के नियम में हम सांद्रता को स्थिर रखते हैं, स्थिर सांद्रता पर, इतना इसमें डिफरेंस है बस। चार्ल्स स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब किसी विलयन का परासरण दाब उसके ताप के समानुपाती होता है, ताप के समानुपाती होता है। सर मार्कर दे दीजिए, सर मार्कर है क्या, मार्कर है क्या, ताप के समानुपाती होता है। यहां पर देखते हैं P, इंक लेकर आइए, P प्रोपोर्शनल टू इंक, P प्रोपोर्शनल टू P, ये रहा चार्ल्स का नियम। अब यहां पर देखते हैं थोड़ा सा बढ़िया से, इसको आप लोग उतार लीजिए कॉपी में। अब आता है इसके बाद आता है आदर्श गैस समीकरण। आप लोग जानते हैं कि आदर्श गैस समीकरण जो होता है, आदर्श गैस समीकरण जो होता है, PV बराबर NRT,
ये आप लोग जानते होंगे। तो पीवी बराबर है एन आर टी। थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं इसके बाद। तो देखते हैं हम आदर्श गैस समीकरण P बराबर nRT होता है। अब यहाँ पर देखा जाए R जो होता है गैस स्थिरांक होता है, और गैस स्थिरांक का जो मान होता है R बराबर 0.0821 लीटर वायुमंडल, लीटर एटमॉस्फेयर, लीटर वायुमंडल प्रति केल्विन प्रति मोल होता है। केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स होता है, ये होती है। तो हम बिलियन पढ़ रहे हैं, बिलियन मीन्स सोल्यूशन, तो R के स्थान पर हम यस यहाँ पर रख देंगे। R इक्वल टू यस, मान लगभग वही होगा, तो Pv इक्वल टू यस आर टी। ये तो फार्मूला ये भी बन सकता है, नहीं सॉरी एन एस टी, ठीक, ये होगा। और यहाँ पर थोड़ा सा हम देखते हैं कि P को अगर यहीं पर रहने दें, P को अगर यहीं पर रहने दें तो n अपान बी एस टी हो जाता है। अब n का मान यहाँ पर अगर 1 रख दें, n इज इक्वल टू 1 मान लें, तो हमने बताया था 1 अपान बी इज इक्वल टू एस सी होता है। तो P इज इक्वल टू 1 अपान बी एस टी, और एस है भाई 5 नहीं, 1 अपान बी बराबर होता है सी। P इज इक्वल टू सी एस टी। इस पर न्यूमेरिकल लगेगा, ध्यान से देखो। एक तो न्यूमेरिकल लगाने का ये तरीका होता है, और दूसरा जो होगा आप यहीं पर देखिए, और यस का जो आर का मान है वही यस का भी